आज राजेंद्र भाई के घायल होने के बाद अजीब अजीब बातें हो रही थी। आंटी और अनुपमा सोमित के साथ उनके इलाज के लिए निकल गए थे। अशोक और उसकी पत्नी भी बाद में चले गए। शिखा उस डर के माहौल में मनोहर की डरावनी हरकतों से सांसें रोक के पलंग के नीचे जा छिपी थी। उसके पैर कांप रहे थे, उसकी आंखें चारों ओर दौड़ रही थी। दोनों पैरों और हाथों को आपस में जोड़कर शिखा एक अदृश्य शक्ति से भयभीत थी। अचानक धूप भरी दोपहरी बिन मौसम बादलों से घिर आई। धीरे धीरे काली छाया इतनी बढ़ने लगी कि कुछ देर में घनघोर अंधेरा छा गया। शिखा ने डर से आंखें बंद कर ली। तभी उसे दूसरे कमरे से बूट के टप टप की आवाज़ आने लगी। आवाज़ उसकी ओर बढ़ रही थी। शिखा अपनी आंखें जोरों से मीचने लगी। टप टप की आवाज़ कुछ देर ठहर गई। शिखा ने उस डरावने अंधेरे में चैन की गहरी लंबी सांस ली। हिम्मत करके उसने आंखें खोली, लेकिन ये क्या, टप टप की आवाज़ फिर आ गई। शिखा ने आंखें फिर बंद कर ली और सांस थामे रही। बूट की वो आवाज़ अब बहुत करीब आ चुकी थी। शिखा अब अपने शरीर को धरती के बल पीछे की ओर खिसकाने लगी, लेकिन एक पल ठहरने से उसे एहसास हुआ कि वो आवाज़ अब उसके पीछे से आ रही है। शिखा अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई। एक झटके से उसने अपनी आंखें खोली। अंधेरा गायब था और आवाज़ भी गायब थी, लेकिन शिखा को यह सब सोचने की जरा भी सुध न थी। उसने सरपट दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। दरवाज़ा खोलते ही आंटी सामने खड़ी मिली। शिखा कुछ कह पाती उससे पहले ही उसने राजेंद्र को खाट पर लेटा पाया। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी। कुर्ते और धोती पर खून के छींटे पड़े थे। 5-6 आदमी उन्हें पीछे की ओर से घेरे थे। अशोक, उसकी पत्नी और सोमित भी साथ ही थे। आंटी कमरे में बड़बड़ाती दाखिल हुई। भगवान न जाने किन बुरे कर्मों की परीक्षा ले रहा है। आज दोपहर कितने अच्छे भले थे, अचानक किस काल ने इस पर हमला बोल दिया और देखते देखते मौत की दहलीज पर आ खड़े हुए। आंटी रोती और अपने आंसू आंचल से पोंछती खाट की चादर झाड़ने लगी। उसके पीछे 4 लोग राजेंद्र को बाजुओं और पैरों से पकड़े कमरे में लाए। आंटी ने कमरे में खड़ी खाट की ओर इशारा कर उन्हें लिटा दिया। अशोक भी उनके पीछे ही थे। हाँ, अब ठीक है। वैद्य जी के अनुसार भाई साहब को रात तक होश आ जाना चाहिए। भाभी, सोमित और उसकी माँ उसके पास ही रहेंगे और मैं गांव के बाहर वाले मुद्दे को जरा देख कर आता हूँ। सरपंच जी का गुस्सा लावा बन फूटे उससे पहले मनोहर को उससे मिलवा दूंगा। कल दोपहर से तो वो हमारे साथ ही है। आंटी इस पर कोई जवाब न दे पाई, लेकिन उसके चेहरे से साफ मालूम चल रहा था कि वह अशोक से बिल्कुल ही सहमत नहीं थी। फिर वो राजेंद्र की सेवा में जुट गई। अशोक चले गए। दोनों बच्चे एक कोने में खड़े थे। शिखा दीवार से लगी थी और सोमित की माँ आंटी की मदद करने लगी। शिखा कुछ देर बाद सदमे से बाहर आने पर राजेंद्र के पैरों से लगकर बैठ गई और उसके पैर पर सहलाने लगी। राजेंद्र का हाल देखकर उसकी आंखों से आंसू की धार निकल पड़ी। शाम हो चली थी। सब अपनी अपनी जगह जम गए थे। सबकी आंखें राजेंद्र पर गड़ी रही। शिखा से इतना खामोश न रहा गया। उसके अंदर का डर, उसके साथ घटी सारी कहानी, उसका मकसद बाहर आने को बेकाबू थे। शिखा ने हिम्मत साधा और आंटी को आवाज़ दी। आंटी ने तब तक कहा, शिखा, कोई भी बात बाद में होगी, जब तक कि अनुपमा के बापू होश में न आ जाते। शिखा मन मार कर रह गई। वो आज आंटी के सामने इन सारी घटनाओं की वजह और अपनी कहानी बयान करना चाहती थी, लेकिन वक्त उसके इंतजार के मोहलत और बढ़ा देता है। रात के 9 बज चुके हैं। सबकी आंखों का इंतजार उसी प्रकार चल रहा है। उसी समय दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। सब चौंक जाते हैं। आंटी धीरे कदमों से बढ़ रही होती है। तभी खटखटाने की आवाज़ और तेज हो जाती है। आंटी सकपका उठती है। उसके चेहरों पर भय अपनी छाया बना लेता है। आंटी आवाज़ लगाती है, कौन है? कौन है? मैं अशोक। जल्दी दरवाज़ा खोलिए भाभी। आंटी भी अशोक की घबराई आवाज़ सुनकर दरवाजे की ओर लपकी। दरवाज़ा खोलते ही अशोक का लाल चेहरा सामने दिखा। अशोक के साथ बारिश भी दस्तक देती है। उसके कमरे में दाखिल होने पर आंटी पूछती है, आप इतने घबराए क्यों हैं भाई साहब? क्या बात है? आखिर वही हो रहा है भाभी, जिसका डर मैं पिछले 2 वर्षों से अपने मन में लेकर घूम रहा था। राजेंद्र भाई भी इससे अनजान न थे। आखिर बात क्या हुई है? ज़रा जल्दी बताइए, मन बैठा जा रहा है। भाभी, मनोहर का डर। आजकल गांव में जवान लड़कियों की हत्या और उसकी
अजीबोगरीब हालत में लाश पाए जाने को लेकर लोग सतर्क हो गए हैं। कुछ ने मनोहर का नाम इसमें उछाला, लेकिन मैंने और राजेंद्र भाई साहब ने इसे झूठी अफवाह कर उसे बचा लिया था। आज जब सरपंच जी की बेटी की निर्मम हत्या और उसके शरीर का मिलना सारे गांव को गर्म कर गया, सरपंच जी के कानों में किसी ने मनोहर का नाम डाल दिया। मेरे वहां जाते ही उन्होंने बिना मेरी बात सुने मेरी गलतियां देनी शुरू कर दी, मुझे इसका मुख्य आरोपी बता दिया। उनके भाई ने मुझ पर हाथ भी उठाया। फिर मनोहर की बात छीड़ने पर उन्होंने मनोहर को मार देने का इरादा कर लिया और मुझे गांव निकाला घोषित कर दिया। मैं मनोहर को खोजने तालाब पर गया, पर वो वहां ना मिला। ना जाने अब कहाँ होगा। और ये मूसलाधार बारिश भी अभी भी आ गई। हे भगवान, सारी परीक्षा तू आज ही ले लेना चाहता है। पहले वो घटना, फिर उनका घायल होना, और अब आपके साथ ये सब। ऊपर से ना जाने वो मनोहर कहाँ मरने गया है। मैं हमेशा कहती रही उसे बांध कर रखो, मगर मेरी बात आप कभी नहीं सुनते हैं। गांव वालों का क्या? आजकल मुझे भी डर लगता है उससे भाभी। सोमित की माँ ने इस तरह दर्द का व्याख्यान किया। अब क्या कहूँ, जब से इसे तंत्र विद्या की आदत उस नीमा से पड़ी, उसकी रही सही बुद्धि भी चली गई। नीमा तो खुद मर गया, लेकिन मेरे भोले भाई का बचपना साथ ले गया। नीमा वही मंदना का लड़का ना भाई साहब, जिसकी मौत शमशान में हुई थी। हाँ वही भाभी। माँ के बारे में तो हवा पहले ही फैली थी। उसने इस खातिर तंत्र विद्या सीखने की ठानी, लेकिन शमशान में सिद्धि को जब गया तो सह नहीं पाया। पहले पागल हुआ, फिर कुछ रोज में जान भी गंवा दी। हाँ, उसके साथ बहुत बुरा हुआ भाई साहब। फिर एक रोज सुनने में आया था उसकी माँ की लाश उल्टी लटकी मिली थी। और यह भी याद है कि मनोहर से उसकी अच्छी जमती थी। हाँ भाभी, दोनों गहरे दोस्त थे, इसलिए उसकी मौत के बाद मैंने मनोहर को पूरा बदलते देखा है। लेकिन गांव वाले अब कहाँ मानेंगे। उन्होंने तो फरमान जारी कर दिया मुझे गांव निकलवा और उसकी हत्या का। मुझे मेरा भाई भी तो नहीं मिल रहा। ना जाने कहाँ इस बरसात में छिपा होगा पगला। शिखा इन बातों को ध्यान से सुन रही थी। हर बात से वह अपनी पहेली बुझाने की कोशिश कर रही थी। अचानक आज मौत हुई, अंकल घायल हुए, फिर मेरे साथ वो सारी घटनाएं। आखिर माजरा क्या है? इसके पीछे मनोहर तो जरूर होगा। अचानक एक जोर की बिजली कड़की। शिखा की नज़र तभी दूसरे कमरे में रखी कुर्सी पर पड़ी। उसने उस पर मनोहर को बैठा मुस्कुराता पाया। वह जोर से चीख पड़ी, मनोहर! मनोहर यहाँ कहाँ से आएगा बेटी? लगता है इतनी चर्चा से तुम उसे याद कर रही हो। आज की तुम्हारी बात भी मालूम चली है। मैं कहता हूँ तुम भी हमारे साथ यहाँ से कल सुबह चलो। भाई साहब का इलाज हम शहर में ही करवाएंगे, और उस मनोहर की भी बड़े तांत्रिक से झाड़ फूँक करवाना है। आंटी ने अशोक की इस बात पर हाँ में सिर हिलाया। उसकी पत्नी भी उससे सहमत हुई। उन्होंने सारी बात सुनने के बाद गर्म कपड़े से अशोक के बदन की सिकाई की। अशोक की आंख लगने लगी। घर के बाहर बिजली की कड़क और बरसात तेज हो रही थी। रात के बढ़ने के साथ सबकी पलकें भी झपकने लगी। सब नींद की आगोश में सोते ही कि अचानक भैया की चीख अशोक के साथ सबको जगा गई। सोमित की माँ, लगता है मनोहर की आवाज़ आई है। वो किसी दर्द में मालूम होता है। कहीं कुछ हुआ तो नहीं? कहीं सरपंच के आदमियों के हाथ तो न चट गया मेरा मुन्ना? अशोक इन बुरे ख्यालों से गुजरता हुआ उठकर बाहर की ओर दौड़ पड़ा। उसके पीछे उसकी बीवी सोमित ने भी दौड़ लगाई। शिखा का डर, उसकी उत्सुकता उसके पैर भी न रोक सके। वो भी उसके साथ ही चली। अशोक जिधर दौड़ते सब उसके पीछे भागते। भैया भैया की कहराती चीख अब सबके कानों के करीब आ गई थी। अशोक अपने घर में दाखिल होकर मनोहर के कमरे की ओर लपके। अशोक की नज़र उस पर ज्यों ही पड़ी, अशोक छटपटाहट से बिलबिला उठा। उसका भाई दीवार से उल्टा लटका था, जैसे आज सरपंच की बेटी की लाश मिली थी। मनोहर का चेहरा राख से सना था और खून का कतरा जमीन पर टप टप कर गिर रहा था। अशोक ने भाई को बाहों में भर लिया, फिर कुल्हाड़ी मंगवाई और रस्सी काटी। अशोक की आंखें आंसुओं से डूबी थी। उसका कलेजा मोह से फटा जा रहा था। सांसें तेज चल रही थी। मनोहर को जमीन पर अपने पैरों के सहारे लिटाकर उसके चेहरे को पुचकारने लगे। तेरी ये हालत किसने की बेटा? कौन थे वो? भैया, भैया राजेंद्र। भैया वो ले जाएगा मुझे भी ले जाएगा। कौन ले जाएगा तुझे? बता।
अशोक कुछ समझते पूछते उससे पहले ही मनोहर बेहोश हो गया। अशोक ने चित्कार कर भाई की गोद में भर गले से लगा लिया, लेकिन वो एक पल को खामोश हो गया। मनोहर की सांसें चल रही थी। अचानक फिर एक दर्द भरी चीख सबकी अपनी ओर खींचा। शिखा, सोमित और उसकी माँ पूरी तरह डर गई। अशोक के मुंह से निकला, राजेंद्र भाई साहब। शिखा के जीवन की एक और डरावनी रात बीत रही थी, साथ ही उनसे जुड़े लोगों के लिए भी अनहोनी से कम नहीं थी। आज इन दोनों परिवारों के लिए मुसीबतों भरी रात आई थी। राजेंद्र भाई का घायल होना, अशोक का पिट जाना, मनोहर पर हमला, यह सबके लिए एक अबूझ सी पहेली थी। जबकि शिखा को इन सब का कारण पता था, फिर भी वो कुछ बोल नहीं सकती थी, क्योंकि वो इन पहेलियों के पड़े एक ऐसी दुनिया से आई थी जहां इन दोनों परिवारों का वजूद मिट रहा था। राजेंद्र की चीख से सभी चौंक पड़े। अशोक मनोहर को गले लगा बैठा रहा। अन्य सभी घर की ओर दौड़े और जैसे जैसे नजदीक आता जाता राजेंद्र की चीख तेज होती जाती। जब सभी घर में दाखिल हुए, राजेंद्र खाट पर बेचैन होकर तड़प रहे थे। आंटी उन्हें पानी पिलाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अनुपमा भी अपने पिता की हालत पर आंसुओं में डूबी थी। अचानक एक अजीबोगरीब बात हुई। राजेंद्र का शरीर हवा में उठने लगा। राजेंद्र का डर उनकी चीख को तेज कर रहा था। उसके साथ ही आंटी भी अपनी चीख को रोक नहीं पाई। शिखा के साथ सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। इतनी देर में अशोक भी वहां आ पहुंचे। वो निडर होकर राजेंद्र की ओर दौड़े और उन्हें अपनी बाहों में जकड़ लिया। राजेंद्र को पकड़ते ही उसका सारा शरीर हल्का पड़ गया। वो सीधे खाट पर धम से गिर पड़े। हालांकि अशोक ने उन्हें अपनी बाहों में जकड़ा था, इसलिए राजेंद्र को चोट तो नहीं आई, लेकिन उनकी तरफ भी कम न हुई। राजेंद्र की इस हालत को देख शिखा पूरी तरह से घबरा गई। उसके मन में इसका कारण मनोहर नजर आ रहा था। उसने आज घोड़े पर सवार होकर उसे मुस्कुराते भी देखा था। हालांकि थोड़ी देर पहले उसने मनोहर की भी बुरी हालत का साक्षात्कार किया था, इसलिए वो मौन रही। फिर भी उसे यह सब मनोहर का ही बिछाया हुआ तिलिस्म लग रहा था। आखिर कुछ देर की बेचैनी और छटपटाहट के बाद राजेंद्र का शरीर स्थिर हुआ। अचानक उसकी गर्दन शिखा की ओर जा मुड़ी। कुटिल मुस्कान के साथ उसकी आंखों की पुतलियां पहले सामान्य से काली हुई, फिर काली से लाल और फिर सफेद होकर बंद हो गई। शिखा इस बार डर के मारे चीखने लगी। सभी लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही राजेंद्र ने आंखें मूंद ली। इस रूह को कपकपाने वाले मंजर ने आंटी अनुपमा के मुंह से चित्कार निकाल दी। बरसात की उस रात में मनोहर घायल पड़ा था। राजेंद्र दुनिया छोड़कर जा चुके थे। अशोक को गांव से निकाला जा चुका था। शिखा तिलिस्म के पहले उद्धार पर पड़ी फंसी थी। अशोक की आंखों से आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। शिखा दीवार से लगकर जमीन पर बदहवास पड़ी थी। रात की काली छाया ने राजेंद्र को अपनी विकरालता में निगल लिया था। शिखा ने राजेंद्र की आंखों के बदलते रंग देखे थे। एक कुटिल मुस्कान भी उभरी थी। राजेंद्र के चेहरे पर कई सवालों और आंसुओं के साथ रात बीत गई और एक नए सवालों का दौर सूरज की पहली किरण के साथ उभरा। अशोक के साथ कई गांव वाले वहां इकट्ठा होकर राजेंद्र की अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे थे। उनके पीछे सरपंच के 5 लठैत भी खड़े थे, जो हर बात की निगरानी कर रहे थे। शिखा की नज़र अचानक अशोक के घर से निकलते वैद पर पड़ी। उसका सारा ध्यान उधर चला गया। भीड़ से हटकर वो वैद के पीछे अशोक के घर में दाखिल हुई। सधे कदमों से उसने मनोहर के कमरे तक का सफ़र तय किया। दहलीज से पीछे ही उसने अपनी गर्दन लंबी कर मनोहर को देखने की कोशिश की। उसने पाया मनोहर खिड़की की ओर बाहर झांक रहा था, जहां राजेंद्र की लाश रखी थी। मनोहर हल्की मुस्कान भर रहा था। उसकी मुस्कान में खुशी भरी थी, चेहरे पर तसल्ली भी छाई थी। शिखा ये देख न पाई। उसकी मुस्कान उसे भयभीत कर गई। अचानक पीछे से सोमित ने उसे आवाज़ लगाई, दीदी दीदी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिखा की तंद्रा टूटी। वो घबराई हुई मुड़ी। सोमित अपने सामने पाकर लड़खड़ाती जुबान में बोला, मैं मनोहर को देखने आई थी। अच्छा चाचा कैसे हैं? तुम्हारे चाचा अब ठीक है। शिखा ने यह कहकर झूठी मुस्कान के साथ मनोहर की ओर गर्दन किया, लेकिन मनोहर को देख फिर वह हिचक गई। मनोहर उसके बेहद करीब था। मनोहर की आंखें बंद थी। हालांकि शिखा के जिस्म की खुशबू को वो अपने अंदर समा रहा था।
शिखा आगे कुछ बोल नहीं पाई। सोमित ने अपने चाचा का हाल जाना। मनोहर और सोमित कमरे के अंदर चले गए। शिखा उल्टे पैर वहां से दौड़ लगाकर भागी। राजेंद्र के घर के समीप उसकी दौड़ रुकी। उसने राजेंद्र को 4 कंधों पर अंतिम बार जाते देखा। घर पूरी तरह सूना था। कुछ औरतों के साथ सोमित की माँ आंटी को चुप करा रही थी। अनुपमा को एक औरत ने गले से लगा रखा था। शिखा भी राजेंद्र के अपनेपन को महसूस कर रही थी। हालांकि ये उसका अतीत जरूर था, लेकिन राजेंद्र उसके पिता थे। शिखा की भी आंखें भर आई। इसी प्रकार सुबह से दोपहर हुआ, फिर शाम हो आई। सांझ की दूसरी बेला में अशोक ने कुछ गांव वालों के साथ घर में दस्तक दी। गांव वालों ने सुगबुगाहट से यह साफ हो रहा था कि सरपंच ने अशोक के गांव छोड़ने की मोहलत बढ़ा दी थी। मनोहर का भी हालत सुनकर उन्होंने उसे गांव से ही निकाल दिया था। अशोक के आते ही गांव के अन्य महिलाएं अपने घर को लौट चुकी थी। अशोक की पत्नी भी बेटे को देखने अपने घर जा चुकी थी, जहां सोमित और मनोहर थे। आंटी के आंसू अब भी सूखे न थे, लेकिन उनकी चित्कार मौन में बदल चुकी थी। अनुपमा शिखा की बाहों से सिर रखे सो चुकी थी। अशोक भी वहीं दीवार से लगकर बैठ गए। घर में अब केवल 3 लोग ही थे। शिखा जग चुकी थी। उसने आंटी को बेसुध देखकर उसकी ओर देखकर कहा, आंटी, इन हालातों की जिम्मेदार मैं हूँ। मेरे आने पर ही अचानक ये सारी घटनाएं हुई हैं। आज आपने अपना पति खो दिया। ये क्या कह रही हो बेटी तुम? इसकी जिम्मेदार कैसे हो सकती हो? उनकी मौत यहाँ की अन्य मौतों से अलग है। आज तक कभी ऐसा मौत मैंने नहीं देखी थी, और अपने पति को इस तरह मरता देखूंगी, ये ख्याल भी कभी सपने में नहीं आया था। आंटी, मैंने आप सबसे एक सच छिपाया है। मैं किसी शहर से नहीं आई हूँ, बल्कि भविष्य से आई हूँ। मैं अनुपमा हूँ। यह बात सुन आंटी और अशोक चौंक पड़े। आंटी ने अपनी नज़र शिखा पर गड़ा दी। अशोक भी अब शिखा को गौर से तारने लगे। ये कैसे हो सकता है बेटी? तुम और अनुपमा, मेरी समझ में कुछ आ नहीं रहा। लेकिन यही सच है आंटी, मैं शिखा भी हूँ और आपकी अनुपमा भी हूँ। मैं आपके आने वाले कल से आई हूँ। आज उसे आने वाले कल से, जहाँ मेरी जिंदगी दांव पर लगी है और सोमित की रूह बेचैन है। क्या कहा तुमने? मेरा सोमित को तुमने देखा है जवान होकर? कैसा दिखता है मेरा सोमित? बाप की ललचाई चाहत ने अपने बेटे के बारे में सवाल किया। चाचा जी, भविष्य में मेरे और सोमित की शादी हो चुकी है। मैं उसकी पत्नी हूँ, लेकिन किसी शैतान ने हमारी खुशियों को ऐसे ग्रहण लगाया है कि सोमित वहाँ अब जिंदा नहीं है, और अब वह मेरी जान का दुश्मन बन बैठा है। फिलहाल मैं, सोमित, आंटी सब मुसीबत में हैं। मैं उसका हल ढूंढती, लेकिन मुझे एक अनजान शक्ति ने अपने अतीत में भेज दिया। ओह, मैं कितना अभागा हूँ बेटी। अपने जीते जी अपने बेटे की मौत की खबर सुन रहा हूँ। लेकिन बेटी, तुम यहाँ अगर भेज दी गई हो तो तुम्हारा कोई मकसद भी होगा। आखिर वो मकसद क्या है? आंटी ने उत्सुकता से शिखा से पूछा। आंटी, मैं सोमित से अपनी जान बचाकर भागी, आपके यहाँ पहुँची। वहाँ मुझे यह मालूम नहीं था कि आप मेरी माँ हैं, क्योंकि मेरे माँ बाप कोई और ही थे। वहाँ अपने और अंकल ने मेरी जान सोमित से बचाई। फिर सवेरा होते ही आप और अंकल गायब हो गए। अंकल तस्वीर में कैद थे और आप आईने में। लेकिन आपने मुझे एक ऐसी पहेली बताई जिससे लगता है यहाँ मेरा कुछ नाता जुड़ा है। वो पहेली क्या थी बेटी? एक कहानी, उसी जुबानी। तुझको मिलेगी हवा में नाव चलेगी, रात में जब धूप खिलेगी, आधा चांद और आधी नारी जब दिखेगी, तब उसे मार देना, वरना वो तुझे ले जाएगा। बेटी, तुझे और क्या पता लगा है अपने भविष्य में? अशोक ने सवाल किया। जिस घर में आंटी और अंकल ने मेरी जान बचाई थी, वहाँ की दीवार पर एक तस्वीर और टंगी थी। उस तस्वीर से मैं वहाँ अनजान थी। यहाँ आने पर यह पता चला कि दूसरी तस्वीर वाला आदमी मनोहर है। क्या मनोहर? जी चाचा जी, वो मनोहर ही था। यह सब सुन अशोक की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वहीं आंटी उस पहेली का हल ढूंढने में लग गई। उन्होंने कुछ सोचकर अशोक की ओर देखकर कहा, भाई साहब, हमें शिखा की मदद करनी चाहिए। ये भविष्य से आई है, सोमित की पत्नी और मेरी बेटी है। आखिर इसके आने का मकसद भगवान ने कुछ ज़रूर सोचा होगा। जी भाभी, आखिर ये तो हमारी छुटकी अनुपमा ही है।
मुझे लगता है इस सब का जड़ मनोहर से जुड़ा है। मैंने और आपने भी मनोहर को इस पहेली की कई बातों को बचपन से और अब तक दोहराते देखा है। उसे भी पानी वाला जहाज बनाना पसंद है। रात में अक्सर बाहर ही रहता है। औरतों से जुड़े मौत में भी उसका नाम उभर रहा है। कहीं न कहीं इसके तार मनोहर से जुड़े हो सकते हैं, शायद हो भी सकता है भाभी। लेकिन मेरा मनोहर इतना शातिर नहीं है, ये आप भी जानती है। मेरा शक हर बार नीमा पर ही जाता है और मुझे लगता है नीमा ने ही मेरे मनोहर को बस में किया है। मेरे ख्याल से शिखा को ये गुत्थी खुद सुलझानी होगी। अगर ऐसा कुछ है तो शिखा को उस जगह जाना होगा जहाँ लड़कियों की मौतें हो रही है, जहाँ मनोहर अकेले जाता है, और सबसे ज़्यादा नीमा के घर। लेकिन भाभी, इन सब पर मेरा मन नहीं मानता। मेरे ख्याल से हमें कल ही गांव छोड़ देना चाहिए। शिखा भी हमारे साथ चले और मनोहर भी। हम उसका इलाज बड़े तांत्रिक से कराएंगे जिससे शिखा के प्रश्नों का हल उसे मिले। नहीं चाचा जी, आप सब चले जाइएगा, मैं यहीं रुकूंगी। मैं उन सब मुसीबतों से टकराने को तैयार हूँ जिससे मेरे सोमित की आत्मा को शांति मिले और इस तिलिस्म का राज सुलझे। लेकिन मनोहर को हम साथ में ले जाएंगे ना बेटी। ऐसे में तुम्हारे रुकने का क्या फ़ायदा। चाचा जी, मैं जानती हूँ मनोहर आपके साथ नहीं जाएगा। शिखा ने अपनी बातों से मनोहर के मन को भांपते हुए कहा। अचानक बिजली चमकी। उसकी नज़र कमरे के कोने पर रखी कुर्सी पर पड़ी जहाँ मनोहर उसे देख मुस्कुरा रहा था। इस कहानी का आगे का भाग सुनना है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा साथ ही।